तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो मुझे पढ़ लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें खत्म करना है चार्ज ऑफ जीएसटी, आरसीएम एंड ई कॉमर्स का चैप्टर। सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमें इस चैप्टर में से कौन सा सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन 9 पढ़ना है मेनली। सेक्शन 9 की आगे सब पार्ट्स हैं, 9 सब सेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। फटाफट से मैं तुम्हें बता देता हूँ। 9(1) इज द चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन तुम्हें पता है हर एक एक्ट की जान होती है, लेकिन एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है 9(2), छोटी सी बात बताता है, कोई टेंशन नहीं है। 9(3) एंड 9(4) तुम्हारा मेन है, डेट इज योर आरसीएम, जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। एंड 9(5) इज योर टैक्स टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। और मैं तुम्हें बता दूं, अमेंडमेंट इसी में है, जिसके करके पूरी वीडियो दोबारा बन रही एनीवे चलो फटाफट से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज योर चार्जिंग सेक्शन। तुम्हें पता है एक एक्ट, एक लॉ किसी पे एनफोर्स करने के लिए चार्जिंग सेक्शन जरूरी है। ऑब्वियसली चार्जिंग सेक्शन बताता है कि भाई सीजीएसटी लगेगा। ऑफ कोर्स ये सेक्शन 9 किसका है? सीजीएसटी एक्ट का। सर ऐसा सिमिलर सेक्शन आईजीएसटी में भी, ऑब्वियसली सेक्शन 5। ओ, तो सेक्शन 5 इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी, 9 है फॉर सीजीएसटी। ओके तो जहां जहां पे सेक्शन 9 लिखा हुआ है वहां पे 5 हो जाएगा, तो आईजीएसटी एक्ट बन जाएगा। और जहां जहां सीजीएसटी लिखे वहां पे आईजीएसटी लिख दो, सिंपल। लैंग्वेज सारी सेम। ओके साहब, सीजीएसटी टू बी लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। आईजीएसटी में क्या लिखा होगा? इंटर स्टेट। ओके, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये तो पता है। एंड ये सितंबर 25 से एग्जामिनेशन, सितंबर 25 अटेम्प्ट से अमेंडमेंट हो चुकी थी। एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल alcohol used for manufacturing of alcoholic liquor. So not only alcoholic liquor for human consumption is out of GST, but also the undenatured extra neutral alcohol which is used for manufacturing alcoholic liquor for human consumption is also out of GST. तो बेसिकली अल्कोहलिक लिकर भी जीएसटी से बाहर है, और अल्कोहलिक लिकर बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो भी जीएसटी से बाहर है। ओके, किस रेट पे होगी? नॉट एक्सीडिंग 20%, एंड एज पर द वैल्यू एज गिवन बाय सेक्शन 15, जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है। ठीक है सर? यस सर, बस इतना सही था ये, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 और 5 सब सेक्शन 2 ये बोलते हैं कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तुम्हारे, वो जीएसटी से बाहर हैं। कौन से वाले 5? पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट जो कि नॉर्मली पेट्रोल बोलते हैं जिसको, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जीएसटी से बाहर है। ओके, फिर आ जाता है तुम्हारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड 4 विच इज़ योर आरसीएम। ओ सर, आरसीएम क्या होता है? आरसीएम इन द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट। वैसे तो तुम रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है, पता ही होगा आरसीएम क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लेके फटाफट बोल देता हूँ। ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट, ये है गवर्नमेंट। नॉर्मल केस में क्या होता है? सप्लायर ने रिसिपिएंट को सामान बेचा, रिसिपिएंट ने सप्लायर को पैसे दिए 100 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़, ये प्लस 18 सप्लायर को दिए उसने जीएसटी अमाउंट। सप्लायर क्या करता है? ये जी देता है गवर्नमेंट को, 18 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ही गवर्नमेंट को पहुंच जाते हैं वैसे ही गवर्नमेंट जो है इसका आईटीसी दे देती है 18 रुपीज़ का। सिंपल, रिसिपिएंट को आईटीसी मिल जाता है। ये है नॉर्मल। अब बस इस केस में एक छोटी सी चीज़ क्या चेंज होती है? ये जो 18 रुपीज़ है, ये रिसिपिएंट सप्लायर को देने की बजाय रिसिपिएंट सप्लायर को देता है सिर्फ 100 रुपीज़, और जो रिसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को देता है 18 रुपीज़। ठीक है, तो रिसिपिएंट की जेब से अभी भी 118 रुपये जा रहे हैं, लेकिन 18 गवर्नमेंट को डायरेक्ट, और रिसिपिएंट सप्लायर को जा रहे हैं 100 रुपये। सप्लायर गवर्नमेंट को कुछ देगा? नहीं, कुछ नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, और ये रिसिपिएंट ने जो गवर्नमेंट को 18 रुपये दिए हैं, इसका गवर्नमेंट उसको आईटीसी भी देगी 18 रुपीज़ का। तो सिंपल सी बात ये हुई है साहब, सिर्फ जो टैक्स अमाउंट है वो रिसिपिएंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रही है। ठीक है, इन केस किसी को थोड़ा सा भी डाउट था तो मैंने इतना बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो तुम आरसीएम की रिवीजन वीडियो देखने आए हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि इतना तो पता ही होता है, बट स्टिल। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 कुछ ऐसी पांच सर्विसेज हैं जिसको गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी जाएंगी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। ठीक है, वो कौन सी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल अपने सिलेबस में जो मेन चीज़ है डेट इज सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। गुड्स अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, सर्विसेज कौन सी है? मैं तुम्हें पहले थोड़ा ना वो दे देता हूँ। देखो ऐसा है कि जैसे मान लो यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं जी? 19 एंट्रीज हमने लिखी हुई हैं आरसीएम के अंदर, 19 एंट्रीज। सर क्या हमें ये 19 एंट्रीज 19 की 19 याद होनी चाहिए? नहीं। ओह सर, इसमें से आप इंपॉर्टेंट भी बताओगे कौन सी है? यस,
सर वो जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल यस। ओह, और वैसे भी तुम्हें ना ऐसे नहीं याद होनी चाहिए कि 19 कौन सी फटाफट गिना दो तो तुम ऐसे शुरू हो जाओ, जीटीए, एडवोकेट, ट्राइब्यूनल, बिजनेस एजेंट, ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं याद होना चाहिए तुम्हें। लेकिन जब उस चीज़ का कहीं जिक्र हो, कहीं क्वेश्चन में तुम्हें एडजस्टमेंट दिखे, तो तुम्हें क्लिक हो जाए कि हाँ ये वाली तो आरसीएम पड़ी हुई है, तो तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। समझ गए पॉइंट? ओके, लेट्स गो। फिर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए। जीटीए इज योर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन में भी इस बार अमेंडमेंट हुई है। इस बार उन्होंने लोकल डिलीवरी सर्विसेज वालों को जीटीए की डेफिनेशन से बाहर रखा है। मतलब उन्होंने बेसिकली एक क्लैरिफाई सी करा है कि यार जीटीए कौन सा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विसेज देता है एंड एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है इन दिस रिगार्ड। एंड उन्होंने फिर अमेंड कर दिया कि भाई एंड दिस एक्सक्लूड्स, जीटीए एक्सक्लूड्स लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर, चाहे वो ईसीओ खुद है चाहे ईसीओ के थ्रू कोई प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को जीटीए की डेफिनेशन से बाहर रखा है। ओके, तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, डिफॉल्ट एजम्पशन क्या है कि भाई जीटीए जो है, डिफॉल्ट एजम्पशन यही है, तुम एग्जाम में भी ये लिखोगे अगर कुछ नहीं मेंशन, कि भाई आरसीएम पे करेगा सामने वाला। ठीक है, सामने वाले कौन है ये भी पढ़ते हैं, सामने वाले कौन है ये भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जीटीए के पास एक ऑप्शन है। जीटी के पास एक ऑप्शन है, कहता है यार आरसीएम नहीं, मैं खुद ही फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा हूँ, मैं खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर दूंगा। वो खुद ही ऑप्ट कर रहा है, वो खुद ही ऑप्ट कर रहा है। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट कहा है कि पहले रेट था 5% एंड 12%। अब तुम्हें पता है 12% रेट तो रहा ही नहीं, तो 18% है। मॉड्यूल में भी चेंज हुआ नहीं है, अमेंडमेंट्स में भी नहीं आया इस बार की जो स्टैट्यूटरी अपडेट थी, तो अभी तो नहीं है, तो पेपर के लिए भी इतना रेलिवेंट नहीं है, टेंशन मत लेना। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना कि अब दो रेट है, 5% एंड 18%। 5% में क्या है, अगर जीटीए 5% पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो जीटीए आईटीसी नहीं ले सकता, कोई आईटीसी नहीं ले सकता वो, ठीक है। और अगर जीटीए 18% पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो वो फुल आईटीसी ले सकता है। कौन? जीटीए। समझ के बात? अगर जीटीए ने 5% वाला इनवॉइस इशू करा फॉरवर्ड चार्ज में, तो जो रिसिपिएंट है क्या वो आईटीसी ले सकता है? यस। क्या सप्लायर जो जीटीए है वो आईटीसी ले सकता है? नहीं। ओ, क्लियर, गुड। और सर जो रिसिपिएंट है वो तो ऑफ कोर्स जो आरसीएम में टैक्स पे करेगा 5%, उस पर आईटीसी ले ही सकता है। ठीक है, ठीक है। सर इसमें रिसिपिएंट्स कौन कौन है? रिसिपिएंट्स कौन कौन है? कोई भी फैक्ट्री है, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। मतलब फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है ना, ऐसे ऐसे। और बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी जो रजिस्टर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सिंपल याद रखना, तुम्हारे आरसीएम चैप्टर के लिए और तुम्हारे जीएसटी के लिए इनफैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट सिंपल मतलब कंपनी। मैंने बच्चे बहुत कंफ्यूज होते देखे, मुझे बहुत डीएम्स वगैरह आए थे इस चीज़ के लिए कि सर पार्टनरशिप भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है। ये वाला तो बहुत ही बेकार था। इससे थोड़ा बेटर क्या था कि सर एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ये कुछ हद तक कहीं जगह, कुछ जगह देखा जाता है, क्योंकि एमसीए की साइट भी कॉमन है ना, तो वो एलएलपी और कंपनी के लिए रहती है, तो कुछ लोग वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। तो तुम यहाँ पे सिंपल हिसाब रखो, जीएसटी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, और फर्म मतलब जो तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। ये तुम्हारी जीएसटी की डेफिनेशन में भी है। ओ, ठीक है बात, ठीक है सर। फिर आ जाता है एनी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ। तुम्हें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, अनरजिस्टर्ड मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, उसने जीटीए की सर्विस ली, उसके ऊपर आरसीएम है, यस। एक पार्टनरशिप फर्म है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है, जीएसटी के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसने सर्विस ली जीटीए की? यस, तो भी आरसीएम है। ओह, लेकिन ऑफ कोर्स वैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कंपैरेटिव के लिए दे देता हूँ। मान लो वहाँ पे लिखा है एक फैक्ट्री है जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, उसने जीटीए की सर्विस ली, तो आरसीएम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट कौन सा है? जो फैक्ट्री है वो रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ है। एनी लॉ का मतलब ऑफ कोर्स उनके रिस्पेक्टिव लॉ में। ठीक है बात, ठीक है सर। ओके, फिर एनी रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनी रजिस्टर्ड कैजुअल, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट करा गया है एग्जम्पशन वाले चैप्टर में, तो इसलिए वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसलिए सिर्फ रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर आरसीएम है। ओह, एंड एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा अगर वो जीटीए से सर्विस लेता है। ओ, फिर चाहे वो कोई भी हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। ओके सर, इसमें एक्सेप्शन क्या रहेगी? मतलब जीटीए की एंट्रीज किस पे नहीं लगेंगी? कोई भी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है गवर्नमेंट की,
कोई लोकल अथॉरिटी है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसने सिर्फ टीडीएस, जो सेक्शन 51 वाला टीडीएस कटता है, सिर्फ वो जीएसटी वाला टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिए, उसके ऊपर जीटी सर्विसेज का आरसीएम नहीं लगेगा। ओके ओके साहब, एक चीज़ और सुन लो, ये जो मैंने अभी तुम्हें ये रेसिपिएंट्स बताए हैं, ये वाले जो रेसिपिएंट्स बताए हैं, इसके ऊपर, इसके अलावा सॉरी, कोई भी और रेसिपिएंट हो तो वो उसके ऊपर जीटी की जो सर्विसेज है वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। ओह सर, हमें ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और अमेंडेड नोट्स चाहिए तो ऑफकोर्स एक बार मेरे को डीएम कर देना थोड़ा मेरे को ना। ओके, लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर आ जाता है सेकंड लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज क्या होती हैं सर? कोई भी जो लॉ की कोई भी ब्रांच है उसमें कोई हेल्प करी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, या हमें रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज दी किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह के आगे। ओ, तो वो जो देता है वो किसने दी? अगर लीगल सर्विसेज किसी इंडिविजुअल एडवोकेट ने, या इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, या फिर किसी फर्म ऑफ एडवोकेट्स ने। और किसको दी? किसी भी बिजनेस एंटिटी को। जब यहाँ पे वर्ड बिजनेस एंटिटी होता है ना, इसका मतलब वो बिजनेस कर रही है, चाहे उसकी थ्रेशोल्ड सिर्फ, चाहे उसकी अभी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो साल की सिर्फ 4 लाख ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस एंटिटी है ना वो, तो उसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। और आरसीएम में देना पड़ेगा इसलिए उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी सेक्शन 24 में। पता है ना, जिसकी आरसीएम की लायबिलिटी होती है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होती है। यस सर, ठीक है सर। ओके, तो लीगल सर्विसेज के ऊपर आरसीएम है अगर वो एडवोकेट से मिली जाए, या फर्म ऑफ एडवोकेट, या इंडिविजुअल एडवोकेट, या सीनियर एडवोकेट। ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो मसले सुलझाती है, मेडिएशन करवाती है, वो भी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे तो उसके ऊपर भी आरसीएम है। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल है। देखो, इसमें गवर्नमेंट ने पकड़ा किसको है? आरसीएम में पकड़ा किसको है? जो थोड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स का थोड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज गिना जाता है अपेरेंटली, बट ईदर वे जो है अब तो यही है। ठीक है, तुम रेदर देन, मैं यही सजेस्ट करूंगा, रेदर देन इसके वैसे वाले डीप लॉजिक में जाने के बजाय कि लॉयर्स के ऊपर क्यों लगा, जीटी के ऊपर क्यों लगा आरसीएम, ऐसे जाने के बजाय तुम सीधा वही बात है, उतना का पढ़ लो कि हाँ किसके ऊपर आरसीएम है। सिंपल, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट टू गो इनटू कि हाँ क्यों। ठीक है, ओके। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, पैसा दे दो साहब, हमें कुछ मैच करवाना है, हमें क्रिकेट मैच करवाना है। मैं अंबानी जी के पास चला गया, मैं सचिन रेजा क्रिकेट एसोसिएशन, SRCA, अरे वाह ये तो अच्छा है, SRCA, सचिन रेजा क्रिकेट एसोसिएशन। मैं चला गया अंबानी जी के पास, मैं कहा अंबानी जी वो ना एक्चुअली मैंने वो करवाना है, क्या करवाना है, क्रिकेट मैच करवाना है, ऑफ कोर्स क्रिकेट एसोसिएशन, और हम पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, हम पार्टनरशिप फर्म है। मैं चला गया अंबानी जी के पास, तो अंबानी जी ने मुझे पैसे दे दिए। अब स्पॉन्सर किसने करा? अंबानी जी ने। स्पॉन्सर कौन है? पैसे किसने दिए? अंबानी जी ने, रिलायंस ने। तो स्पॉन्सर करने वाला रिसिपिएंट होता है, क्योंकि रिसिपिएंट कौन सा होता है जीएसटी लॉ में? जो कंसिडरेशन पे कर रहा है। तो इस समय पैसे तो मेरे को वो दे रहे हैं ना, तो मैं उनको स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं पैसे देके। समझ गए? ओके। इस केस में जो मेरे को वो पैसा देंगे, इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करेंगे कौन? रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट। ओह ठीक है सर, इसको याद कैसे करना है? पहले तो ये समझ लो कि जो मैं हूँ, जो SRCA थी क्रिकेट एसोसिएशन, वो कोई भी हो सकती है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, कोई भी पर्सन हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के। पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, LLP हो सकती है, HUF हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, कुछ भी हो सकता है। और सामने कौन चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, मतलब या तो अंबानी जी या कोई और सचिन रेजा क्लासेस का जो फर्म है हमारे, जो भी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? नई बीसी तू बीसी पैन 4, गाली नहीं दे रहा मैं, कसम से गाली नहीं दे रहा मैं ये बोल रहा था, जब तुम किसी से पैसे लेने जाते हो और अगला गुस्से में फिर क्या बोलता है? नई बीसी तू बीसी पैन 4, गाली नहीं देनी है, पैन 4 4 एफ याद रखना, एफ। तो नई बीसी मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, NBC नई बीसी। टू मतलब टू ऑफ कोर्स, टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, टू बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, नई बीसी टू बीसी पैन 4 PF। पेन 4 की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, बट वो BC के साथ पेन का कुछ लिंक बन रहा था, BC पैन 4, तो ज़्यादा मेरे को क्लिक करा। मेरे हिसाब से तुम्हें भी यही याद रहेगा, नई BC टू BC पैन 4।
स्पॉन्सरशिप, जैसे तुम किसी से पैसे लेने गए कि साहब पैसे दे दो, नहीं बीसी तू बीसी पैन फोर, साहब पैसे दोगे, नहीं बीसी तू बीसी पैन फोर। ओके, आई होप इतने में याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू, बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर आरसीएम है। ध्यान रहे इसमें ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उल्टा रिसिपिएंट है, ठीक है, वो पैसे भी वही दे रहा है और आरसीएम के ऊपर टैक्स भी वही पे करेगा, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं साहब सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि मैं लिंक करूंगा किसी के साथ, ठीक है, ओके 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 यस। अब आ जाते हैं साहब, सरकार तो साडी अपनी है, उत्तों बंदे नाल दे ताकड़े है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लेकिन सरकार के आगे कौन खड़ा है, ये देखो, ये सरकार, और सरकार के आगे कौन खड़ा है, सरकार के आगे एक बड़ा सा पर्वत खड़ा है, बड़ा सा पर्वत। ये पर्वत क्या है, ये सरकार है, सीजी, एसजी, यूटी और एलए, ऑफ कोर्स सरकार के आगे एक बड़ा सा पर्वत क्या है, पर्वत, पीआर, पोस्ट एंड रेलवेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज ये आरसीएम से बाहर है, ठीक है। फिर वी एंड ए, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ये भी आरसीएम से बाहर है। फिर टी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। तो बेसिकली ये जो 3 सेक्टर हैं तुम्हारे, 4 सेक्टर हो गए। एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है ना, जो तुम्हारा इंडियन पोस्ट है और इंडियन रेलवेज है, और जो तुम्हारी वेसल के रिलेशन में या एयरक्राफ्ट के रिलेशन में कोई भी सर्विसेज हैं जो सरकार दे रही है। तुम यहाँ पे बात समझो, सरकार तुम्हें लेट से इंडियन पोस्ट, जैसे इंडियन रेलवेज है, सरकार की तुम्हें पता है मोनोपोली है। अब इंडियन रेलवेज में जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है उसके ऊपर सामने वाला बंदा आरसीएम में टैक्स नहीं पे करेगा, समझ रहे हो। कोई भी बिजनेस एंटिटी, मान लो एक कंपनी है, उसने अपने 20 एम्प्लॉयज़ की ट्रेन बुक करा ली, तो कंपनी उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स नहीं भरेगी, समझ रहे हो, उस पर सरकार ही भरेगी फॉरवर्ड चार्ज में। ओह, ऐसा सेम सर्विसेज रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट। एंड टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्टेशन चाहे गुड्स की हो रही है चाहे पैसेंजर की हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सर्विसेज सप्लाई कर रही है तो गवर्नमेंट ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी, सिर्फ इन 3 के केसेस में। बाकी केसेस में कोई भी बिजनेस एंटिटी है भाई साहब, कोई भी बिजनेस एंटिटी है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है वो टैक्स पे करेगी। इसका एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था कि व्हाट आर द केसेस वेयर अ बिजनेस एंटिटी is not supposed to pay tax on RCM when the services are supplied by government। तो इसमें तुम्हें ये लिखना, ऑब्वियसली 3 तो तुम लिख दोगे, ये चौथी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये 3 तो हो गए एक्सक्लूड, आरसीएम से एक्सक्लूड, लेकिन एक चौथी एंट्री भी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंक्लूडेड है। मतलब अगर सरकार इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो उस पर आरसीएम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो सप्लायर है जो तुम्हारी सरकार है, उसमें से एक्सक्लूड कर दो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, MOIR एक्सक्लूड कर दो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। और सामने भी कौन है, सामने भी बिजनेस एंटिटी नहीं है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सरकार, देखो पहली बात तो ये है, सरकार के आगे क्या है, पर्वत, बड़ा सा पर्वत क्या है, वही PR, पोस्टल रेलवेज, VA, वेसल एयरक्राफ्ट, T, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। पर्वत खड़ा है, वो पर्वत आरसीएम के ऊपर टैक्स नहीं देगा, वो सरकार के आगे एक पर्वत खड़ा है, मैं आरसीएम के ऊपर टैक्स नहीं दूंगा, तुम खुद दो फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर। ओ, और सामने कौन है, कोई भी बिजनेस एंटिटी। फिर आ जाती है चौथी चीज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आरसीएम है, सिर्फ बस सप्लायर में जो ये सीजी है ना, सीजी, ये देखो सीजी, एसजी, यूटीएल, तुम्हें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है ना, तो सीजी में से बस ये एक्सक्लूड कर दो, तो सप्लायर एक्सक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। और सामने कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके ऊपर भी आरसीएम है। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूडिंग लिखा हुआ इसीलिए कि यहाँ पे तो ये हो गया एक्सक्लूडिंग, ये 3 हो गए एक्सक्लूडिंग, और ये हो गया इंक्लूडिंग। ओह ठीक है सर, यस सर, ओके। तो इसलिए जो मैं बोल रहा था कि बिजनेस एंटिटी आरसीएम के ऊपर टैक्स पे करेगी, उसकी 4 एक्सेप्शन क्या है, 3 तो यही है क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में बढ़ता है, और यहाँ पे बिजनेस एंटिटी नहीं ना टैक्स पे कर रही आरसीएम में, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। मतलब सर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ऑफ कोर्स किसी की 4 लाख टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो वो बिजनेस एंटिटी है। क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, नहीं, वो रजिस्टर्ड क्यों होगा भाई, उसकी तो अभी थ्रेशोल्ड पड़ी है ना। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट,
रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन, इसको मैं तुम्हें ना बहुत सिंपल तरीके से याद दिलाता हूँ, ये देखो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 पॉइंट इसी में कवर्ड है। देखो अगर तो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर तो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो चाहे उसको जो रेंट पे दे रहा है, उसको जो रेंट पे दे रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जो रेंट पे दे रहा है, वो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन है चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन है चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो इसके ऊपर आरसीएम है, अगर वो दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो ये एग्जम्प्ट है। समझ आ गई बात? बोलो यस सर। ठीक है, अगर तो वो दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसके ऊपर आरसीएम है, अगर वो दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब आ जाती है बात कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स बिल्डिंग बनी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक घर बना हुआ है। मेरी क्रिएटिविटी की क्या दाद दूं मैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसको अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे दे रहा है तो बात ही खत्म, आंख बंद करके क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो रेंट पे दे रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो चाहे वो जिसको मर्जी दे, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को दे चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, इसके ऊपर क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है तो देखा जाएगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो इसके ऊपर लगेगा आरसीएम, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ये हो जाएगी एग्जम्प्ट। ये थोड़ा सा ना तुम्हें 1-2 बार खुद पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ना जहन में बैठेगा कि अच्छा ये कैसे चल रहा है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ फटाफट से। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे चाहे रजिस्टर्ड पर्सन चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम है, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है, बात खत्म। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी रेंट पे दे रहा है तो बात ही खत्म, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है। अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम है, अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। ठीक है बात? यस सर। ऑलराइट ऑलराइट। फिर अब वही आ जाती है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेवलिंग। ओ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन दे, कोई भी पर्सन चाहे रजिस्टर्ड चाहे अनरजिस्टर्ड, किसको दे रहा है, अगर वो एनी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम है, ओ अनरजिस्टर्ड को दे रहा है एग्जम्प्ट है, ओ। फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब ऑब्वियसली कमर्शियल प्रॉपर्टी, बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैंने अभी दिखाया ना कि सिर्फ यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है वो रेंट पे दे रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम है। तो यहाँ पे सामने कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। बस यहाँ पे एक अमेंडमेंट थी कि अदर देन पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स पे कर रहा है उसको हटा दो, बाकी वो इसमें इंक्लूडेड है। ओके ओके, लेट्स गो। ये तुम्हें बोर्ड नोट्स भी मिल जाएंगे, ये जो बोर्ड नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ना पूरे, ये तुम्हें मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके ओके, इन केस नहीं मिले तो मेरे को डीएम कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हर सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर डायरेक्टर, डायरेक्टर तो वो कंपनी का एम्प्लॉय गिना जाता है ना, वो तो शेड्यूल 3 से एम्प्लॉयमेंट से बाहर है, वेरी गुड, लेकिन वो डायरेक्टर कौन सा है, वो होल टाइम डायरेक्टर है। यहाँ पे डायरेक्टर कौन सा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। ओ सर इसको मैं ना तुम्हें थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ, ये मेरी मेन बुक है जो ऑफ कोर्स जो कोई मेरे से कभी फ्यूचर में बैच लेगा तो उसको मिलेगी, फिलहाल तो मेरे एंड पे बन रही है अभी। ओके, डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स में कौन से होते हैं, एक तो होल टाइम डायरेक्टर, वो तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होते हैं और उनकी जो सर्विसेज सप्लाई करी जाती है वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर होती हैं, और उनका टीडीएस कटता है 192 में सैलरीज वाले सेक्शन में, और ऑफ कोर्स बुक्स में भी, कंपनी की बुक्स में भी उसको सैलरी डिक्लेयर करा जाता है। तो ये जो सर्विसेज हैं दीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। फिर आ जाता है दूसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो होता है एक डायरेक्टर में, और बाय वट एवर नेम कॉल्ड जो भी होता है, अगर वो या अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर भी है वो भी चाहे, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसका टीडीएस हम काट रहे हैं 194J में, मतलब वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है हमें, ओ तो कंपनी उस पर जीएसटी, उस पे आरसीएम में पे करेगी जीएसटी। दोबारा मैं फटाफट से बोलता था, और इसमें एक और कैच, एक और सुन लो, कि अगर उसने जो डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में जो सर्विसेज दी हैं, पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दी, उस पर डायरेक्टर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। मैं फटाफट से बता देता हूँ तीनों में डिफरेंस। सचिन रेजा है, सचिन रेजा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है।
सच पहली बात तो होल टाइम डायरेक्टर है तो बात ही खत्म, मेरी जो सर्विसेज है वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर काउंट होगी, 192 के अंडर टीडीएस कटेगा, तो मेरे उसके ऊपर क्या है, जीएसटी नहीं है। ओके। फिर सचिन जो है वो होल टाइम डायरेक्टर था चाहे, लेकिन वो सीए भी तो है, सीए सचिन रेजा, थैंक यू। तो सीए सचिन रेजा ने क्या करा, कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, कि मतलब लेट से उनको डायरेक्टर की लेट से बोर्ड मीटिंग अटेंड करी मैंने, तो उसके लिए मेरे को सिटिंग फीस मिली विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसके लिए, और वो मैंने सर्विसेज किस कैपेसिटी में दी है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में, डायरेक्टर की कैपेसिटी में, मतलब मैंने कंपनी को डायरेक्टर वाला काम करके दिया, लेकिन जो मेरे एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं था। ओ, तो उसके ऊपर कंपनी आरसीएम पे करेगी। सर लेकिन आप ये भी तो बताओ, आप तो सीए सचिन रह जाओ, तो आपने कंपनी की मान लो आईटीआर भर दी, या कंपनी का मान लो आपने कुछ आरओसी में फाइलिंग कर दी, या कुछ उसका एमसीए पे कुछ अप्लाई कर दिया, कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया। अब तो ये तो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करा ना, ये मैंने कंपनी के डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई काम नहीं करा, ये तो मैंने इंडिविजुअल, क्योंकि मैं सीए हूँ, उस कैपेसिटी में काम करा है। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करा, या जैसे लेट से कंपनी को मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने कंपनी को रेंट पे दे दिया, है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, मैंने रेंट पे दे दी, तो बस उसके ऊपर कोई आरसीएम नहीं है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ओके। अनलेस वो ऑफकोर्स इस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाए कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, और कंपनी रजिस्टर्ड है, और मैंने उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, फिर आरसीएम है, डेट इज डिफरेंट। बट अगर मैं उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे मैंने अभी बोला कि यार लेट से मैं उसका वो कर रहा हूँ, आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वो एग्जाम्प्ट है। ओ वो सॉरी एग्जाम नहीं है वो, उसके ऊपर आरसीएम नहीं, सॉरी वो आरसीएम नहीं उसके ऊपर, ठीक है। आरसीएम किसके ऊपर लगेगा, सिंपल, अगर मैं डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई सर्विस दे रहा हूँ और उसका 194 जे में टीडीएस कट रहा है, तो उसके ऊपर तुम्हारा ये लग जाएगा आरसीएम, ठीक है, उस पर वो कंपनी टैक्स पे करेगी। पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आया था कि कंपनी है, उसने डायरेक्टर को 20 लाख रुपए दिए हुए हैं, उसमें से 11.5 लाख का टीडीएस 192 में काटा है, 8.5 लाख का टीडीएस 194 जे में काटा है, बस इतना लिखा होता। तो तुम्हें सिंपल क्या करना था, वो 11.5 लाख को बोलना था कि ये तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, 8.5 लाख को बोलना था कि इस पर तो कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करेगी, बात खत्म। ओह ठीक है सर। फिर आ जाता रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट को भी थोड़ा सा एक बार होल्ड पे रख लेते हैं, रिकवरी एजेंट एंड इंश्योरेंस एजेंट थोड़ा होल्ड पे, कोई बात नहीं। फिर आ जाते हैं जी सर्विसेज सप्लाइड बाय म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपोजर यो हानी सिंह, कोई फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, बाय द वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिकल वर्क। मतलब एक म्यूजिक कंपोजर है, उसका कोई ओरिजिनल वर्क था और उसने कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि एग्जांपल बहुत सिंपल है, जो हनी सिंह ने अपना ओरिजिनल म्यूजिक टी सीरीज को दिया है ना, हनी सिंह अपना ऑफ कोर्स टी सीरीज को देता रहता है म्यूजिक, तो उसने जो अपना ओरिजिनल म्यूजिक जो टी सीरीज को दिया, इसके ऊपर टी सीरीज जो है वो आरसीएम के ऊपर टैक्स पे करेगी, आरसीएम के अंडर टैक्स पे करेगी। ओके ओके जी ओके। सिमिलर इज फॉर ऑथर, जैसे म्यूजिक कंपोजर ने अपना कोई आर्टिस्टिकल वर्क, कोई ड्रामेटिकल वर्क, कोई म्यूजिकल वर्क कॉपीराइट किसी को दे दिया ना, तो वहाँ पे जो म्यूजिक कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है ना, वो टैक्सेबल टेरिटरी में जो है वो आरसी में टैक्स पे करेगा, जैसे कि म्यूजिक कंपनी, जैसे टी सीरीज ऑब्वियसली। और सेम है फॉर ऑथर, कि अगर जैसे कोई जैसे कोई भी ऑथर है, चेतन भगत है, उसने किसी को अपनी पब्लिशर को वो दे दी कि ये ले बुक्स, इसके ऊपर इसको पब्लिश कर अपने उसके पब्लिशिंग के अंडर, तो यहाँ पे चेतन भगत ने जो अपनी ओरिजिनल राइटिंग उसको कॉपीराइट ट्रांसफ़र करा कि ठीक है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बेच सकता है, तो यहाँ पे इसमें जो वो पब्लिशर कंपनी है वो आरसी में टैक्स पे करेगी। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फटाफट से सुन लो। चेतन भगत के पास ऑप्शन है टू पे टैक्स अंडर आरसी फॉरवर्ड चार्ज, टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो सप्लायर है ना। और यहाँ पे एक और कैच भी है कि ये जो चेतन भगत है या जो ऑथर है बेसिकली, वो अगर उसने ऑप्शन ले ली फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने वाली, तो वो 1 साल तक वो ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, ये बड़ी छोटी सी बड़ी बेकार सी। नेक्स्ट वाली, सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीज कमेटी। आरबीआई की एक ओवरसीज कमेटी है, वो ओवरसीज कमेटी जो आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर आरबीआई आरसीएम में अंडर टैक्स पे करती है। छोटी सी है, इतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बट ठीक है, याद रहेगी तो बढ़िया। ओवरसीज कमेटी आरबीआई की एक छोटी सी इंडिपेंडेंट टाइप कमेटी है, तो वो अगर आरबीआई को सर्विसेज देती है तो उसके ऊपर आरबीआई टैक्स पे करेगी, बात खत्म। यस सर।
अब आ जाते हैं साहब, अब जो मैंने इतनी देर से होल्ड करवाए थे कौन से इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। यहाँ से पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, देखो वैसे तो इंश्योरेंस एजेंट तो नाम से ही पता चलता है। इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, वही जो अपने एजेंट्स होते हैं। तुमने अपने मोहल्ले में कोई ना कोई एक अंकल ऑब्जर्व करे होंगे, मतलब मेरे नोन में तो 2 हैं, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिनका बस यही था कि यार थोड़े बूढ़े हुए, थोड़ी रिटायरमेंट वाला टाइम आया और उन्होंने LIC की एजेंसीज बेचना शुरू कर दिया घर घर जाके, कि आप जी ये वो यूलिप ले लो, आप ये ले लो, इसमें आप स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2-2 लाख डालोगे 2 साल के लिए, टोटल आपके कितने के 24 लाख, आपको 6 साल बाद 50 लाख मिलेंगे। ऐसा फनी बात, फनी स्टोरी बता रहा हूँ, ऑल दो रिवीजन वीडियो है बट स्टिल फनी स्टोरी, छोटी सी बता देता हूँ। जो अंकल उनमें से एक हमारे घर आए थे ना, उन्होंने हमारे सामने बड़ी बातें कर दी कि ऐसे है, आप सिर्फ हर हर कितने हर साल, हाँ नहीं, हर महीने 1-1 लाख रुपए दोगे और 2 साल बाद आपका कितने हो गए 24 लाख रुपए, और आपको मिलेंगे 5 ईयर्स के एंड में 52 लैक्स। अब भाई मम्मी तो एकदम खुश की, हाँ भाई 24 के 52 लाख बन गए। तो मैंने अंकल जिस ऐप से अंकल कैलकुलेट कर रहे थे मैंने पकड़ी, मैंने उसमें थोड़ा ऑप्शंस फिल्टर आउट करे, और उसमें एक IRR का भी ऑप्शन था। IRR समझते हो? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर तुम FM अभी पढ़ रहे हो तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसकी थी सिर्फ 6%। इससे ज़्यादा तो FD में मिल जाता है भाई, चलो छोड़ो, और टैक्सेबल दोनों में। तो इससे अच्छा तो PPF में डाल दो 7.1% इंटरेस्ट और टैक्सेबल भी नहीं। छोड़ो, फिलहाल अभी हम टैक्स प्लानिंग नहीं करने बैठे, बट मेरा पॉइंट क्या है कि तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे नोन में कोई ना कोई तो होगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने लग गया। हमारे यहाँ पे जो अंकल है उनका नाम है सुरेंद्र अंकल, ठीक है। अब वो जो सुरेंद्र अंकल है, अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, इंश्योरेंस एजेंट तो तुम्हें पता चल गया, जो ऑब्वियसली पॉलिसी बेचते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट कौन सा होता है भाई? रिकवरी की जरूरत किसको पड़ती है? एक चीज़ बताओ, जिसने लोन लिया दिया होता है, तो लोन कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोई बैंक हो गया, कोई NBFC हो गया, ये लोग देते हैं ना। तो रिकवरी एजेंट किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। रिकवरी एजेंट तो उसी को सर्विसेज अप्लाई करता है ना। और ये भी लोग कौन भरे होते हैं? यही वाले जो सुरेंद्र अंकल टाइप्स, जो थोड़े है ना, ज़्यादा बूढ़े भी नहीं हुए लेकिन उतने भी नहीं है कि अपने जैसे यंग थोड़े, है ना, तो वह वाले, ठीक है। अब फिर भाई साहब, फिर आ जाता है तीसरा, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये भी बैंकिंग कंपनी और NBFC को सर्विसेज देते हैं। बैंकिंग कंपनी और NBFC को सर्विसेज देते हैं। इनका काम वो होता है यार कि जाके, होता नहीं है लोगों के पास घर घर जाके उनको पॉलिसी समझाना कि आप हमारे बैंक की ना ये वाली सर्विस ले लो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो ये वाला, आपको बहुत ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स क्लियर रखना, क्योंकि वैसे तो वर्ड क्लियर लिखा ही हुआ है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उन्होंने और स्पेसिफिक कर दिया, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फर्म या LLP फर्म नहीं है, ठीक है, बहुत क्लियर ही कर दिया। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल है, तो एक इंश्योरेंस एजेंट भी इंडिविजुअल ही होता है, रिकवरी एजेंट भी इंडिविजुअल होता है, और इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी होता है जो बैंकिंग और इसको सर्विस देता है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक चीज़ बताओ, वो जो अंकल है तुम्हारे, जो सुरेंद्र अंकल है, तुम्हें लगता है वो टैक्स देंगे? तुम्हें लगता है वो टैक्स देंगे? अरे भाई साहब, सुरेंद्र अंकल थोड़ी टैक्स देंगे, सुरेंद्र अंकल थोड़ी टैक्स देंगे, क्या बात कर रहे हो? सुरेंद्र अंकल थोड़ी टैक्स देंगे। सुरेंद्र अंकल द OG, द OG, बोलना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोलूंगा, रहने दो, बट सुरेंद्र अंकल द OG एजेंट सुरेंद्र। एजेंट सुरेंद्र क्या है? इंश्योरेंस एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, एंड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी हैं। और तुम्हें पता ही है भाई साहब, ये जो सुरेंद्र अंकल हैं, तुम्हें लगता है ये GSTR 1 भरेंगे, फिर GSTR 3 भी भरेंगे, फिर IT से लेंगे? अरे ना जी ना, घर घर पॉलिसियाँ बेचनी है हमने को। कौन सी इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक वाली पॉलिसी, और बैंक को पैसा रिकवर भी करके देना। तो सुरेंद्र अंकल थोड़ी टैक्स देंगे। बस यही था, इसके लिए मैं होल्ड कर रहा था। आई होप आपको पसंद आया हो, लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आया। एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि इसमें तुम्हें याद क्या रखना है। देखो मैंने जैसे पहले बोला कि RCM में कौन से सेक्टर कवर होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, तो उनको पता है जो ऐसे एजेंट्स होते हैं, है ना, जो बड़ी कंपनी के लिए छोटे छोटे एजेंट्स बहुत सारे रखे होते हैं, तो वो तो टैक्स भरने नहीं वाले। तो इसलिए उन्होंने बड़ी कंपनी को पकड़ लिया, कि इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लिया, बैंकिंग कंपनी को पकड़ लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पकड़ लिया, NBFC को पकड़ लिया, कि तुम दो भाई टैक्स इस पे RCM में, ठीक है। बस इतना ही था, ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो गए। ओके, बस
फिर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे हम, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये दोनों नाम, जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये दोनों नाम बैंक के जगत से रिलेटेड हैं। साहब जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बड़े लोग हैं, बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक के साथ काइंड ऑफ टाई अप करता है कि हम आपका जाके ना क्या करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट करेंगे। घर घर जाके आपका लेट से खाता खुलवा दिया, तो उनसे खड़े पैर 1000 रुपये डिपॉजिट ले लिया और उनका बैंक ओपन करवा दिया, और बैंक के बिहाफ पे एक्ट करते हैं बड़े लोग। और बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो बड़ी चीज़ें मैनेज करते हैं, मतलब समझ रहे हो, बैंक अपने आप में बड़ा इंस्टीट्यूशन, उन्होंने एक थोड़े बैंक से छोटे लेकिन अपने से बड़े, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर लिया कि तुम एजेंट्स भेजो अपने जगह जगह और जाके हमारा ये वाला काम करवाओ कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाओ। जैसे रूरल एरियाज में भेज दिया या फिर थोड़े पिछड़े इलाकों में भेज दिया जहाँ पे बैंक अपनी ब्रांच ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाया ना। अब ये लोग क्या करते हैं, मेन चीज़ तुम देखो, ये कैश हैंडल करते हैं, तो ये बड़े लोग हैं, ठीक है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक को सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही है, लेकिन जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे अपने एजेंट छोड़े हैं कि जाओ ये वाला काम करके आओ, जो एजेंट्स ने काम करके दिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, इसके ऊपर जो एजेंट ने सर्विसेज दी हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, उसके ऊपर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा आरसीएम के अंडर। ओ फिर दूसरा जाता है बिजनेस फैसिलिटेटर। ये सिर्फ वो जो होता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के जैसे, थोड़ा बस वो है कि ये थोड़ी ना बैंकिंग सर्विसेज जाके समझाता है कि जैसे किसी को है ना प्रमोट कर दिया। एक तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक तो तुम्हारे पास आते हैं वो वाले कि अरे आप क्रेडिट कार्ड ले लो, अरे आप फलानी योजना ले लो, वो तो हो गए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टाइप्स। और एक होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, अरे आपको पता है आपकी योनो एसबीआई जो ऐप है उसके ऊपर आप उसके अंदर आप ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा। तो जो फैसिलिटेट करते हैं और प्रमोट करते हैं बैंकिंग सर्विसेज को, लेकिन ये लोग कैश नहीं हैंडल करते, छोटे लोग हैं, छोटे, सिर्फ इंडिविजुअल को किसी को भेज दिया, बैंक ने असाइन करा कि अरे फलाने कस्टमर के पास जाया, उसको बैंकिंग वगैरह सिखाया। तो ये लोग क्या है, ये लोग डायरेक्ट बैंक को सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस फैसिलिटेटर है जो डायरेक्ट बैंक को सर्विसेज दे रहा है, इसके ऊपर कौन आरसीएम में टैक्स पे करेगा, बैंकिंग कंपनी। और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है, वो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, इसके ऊपर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे करेगा आरसीएम के अंडर टैक्स, आरसीएम के अंडर टैक्स। May I drink water from your water bottle? May I drink water from your water bottle? Okay. तौबा तौबा, बहुत मनूस लग रहे, रहने दो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, जो मैंने अभी बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट समझाया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अभी पड़ा है। ये देखो भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाइंग सिक्योरिटी पर्सोनल, मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं बाय वे ऑफ सप्लाइंग सिक्योरिटी पर्सोनल, मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरा लगवा दिया सिक्योरिटी दे दी, गार्ड डॉग्स भेज दिए सिक्योरिटी दे दी, नहीं, पर्सोनल लोग भेजे, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हमने तुम्हें प्रोवाइड करे हैं। और यहाँ पे सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट आ गया, मतलब पक्का आप एनबीसी बोलोगे और पक्का बोलोगे नहीं बीसी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो नहीं बीसी, सामने कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं कैसे बोल रहा हूं इसको, जैसे एक परवीन नाम का सुक्की हड्डी है, परवीन नाम का सुक्की हड्डी है, और वो तुम्हें बोल रहा है आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, और तुम आगे से क्या बोलोगे, नहीं बीसी तू रहने दे परवीन, नहीं बीसी तू रहने दे परवीन। परवीन ऑफ कोर्स तुम पी नाम से कोई भी सोच सकते हो अपना दोस्त, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो फिर भी बनी जाएगा ना, रहने दे का आर और पी, तो नहीं बीसी तू रहने दे परवीन, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। ये देखो, जैसे ये है परवीन, ये भी परवीन है, ये भी परवीन है, और जो तुमने भी देखा पहले वो भी परवीन था। और ये तुम्हें क्या बोल रहा है, आई विल प्रोटेक्ट यू, और तुम क्या बोल रहे हो, नहीं बीसी तू रहने दे परवीन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन। याद रहेगा, यस सर, नहीं बीसी तू रहने दे परवीन। ठीक है बात। अब इसमें बस याद रखना, जो तुमने याद है जीटीए से बाहर थे, वो यहाँ पे भी बाहर हैं। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसने सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन लिए, वो बाहर है। और एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है। एक ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाला और कहाँ पे बाहर था,
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, वहां पे बाहर था, ठीक है, और यहाँ पे एक बाहर है सिक्योरिटी सर्विसेज में। ओके ओके, ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इतना ही आएगा अगर पेपर में कुछ आया भी ना। यस यस, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर फिर से नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, आप फिर से नई बीसी बोलोगे? यस ऑब्वियसली बोलूंगा भाई, नई बीसी, एनबीसी, नई बीसी, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। एंड वो इनवॉइस नहीं इशू कर रहा, कौन से वाला, जिसमें वो 18% जीएसटी चार्ज कर रहा है। मतलब बेसिकली एक, पहले मैं तुम्हें सर्विसेज बता दूं, सर्विसेज है क्या। प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है, मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में फ़र्क होता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब वही कि तुम्हारी एक कैब चल रही है बाजार में, उसको तुमने सिर्फ बुक करा और चले गए कहीं पे, और वो तुम्हारे डिस्पोजल पे नहीं है, वो तुम्हारे उस पर नहीं है कि समझ रहे हो कि उस कैब वाले को कैसे चलाना है, उस घंटे में कहीं और वो ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और तुमने बस बेसिकली गाड़ी रेंट पे ले ली और अब तुम्हारे डिस्पोजल पे है वो कि उसको कहाँ लेके जाना है, क्या उसका वो क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, ऐसे तो तुमने फिर वो रेंटिंग पे ली है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने लेट से वही बात है, जैसे बस चलती है सड़क पे, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है, वो तुम्हारे डिस्पोजल पे नहीं है कि वो बस कैसे चलेगी, समझ रहे हो, वो ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड उसका रूट है, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। और जो तुम रेंटिंग पे लेके आते हो कि भाई मैं बताऊंगा गाड़ी कैसे चलेगी, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है, उसने एक वैन हायर कर ली, वैन रेंट पे ले ली, मतलब है ना, मोटर व्हीकल रेंट पे ले लिया, जिसमें वो क्या बोल रहा है वैन को कि 8 बजे हमारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी होगी तो सारे एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ के आना है। तो ऐसे रेंट पे ले ली जहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन से एम्प्लॉयज़ को कहाँ कहाँ छोड़ के आना है, ऐसा, ठीक है। तो इस केस में ऑफकोर्स जो कंपनी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसने वो वैन रेंट पे ली है, वो आरसीएम के ऊपर टैक्स पे करेगी, ठीक है बात, ठीक है सर। अब एक तो ये अमेंडमेंट है कि यहाँ पे पहले 12% होता था, अब 18%। अब सिंपल सी बात यही है कि अगर मान लो मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, तो फिर सामने वाला आरसीएम में टैक्स पे करेगा ही नहीं, तो सामने वाला आरसीएम में टैक्स पे करेगा ही नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 5% फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर दूँ, या मैं 18%, पहले 12 होता था अब 18 हो चुका अमेंडमेंट, लेकिन एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, कि या तो मैं 18% पे टैक्स पे कर दूं या मैं 5% पे कर दूं। मैं कौन हूं? मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं। सर मैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, तो डिपेंड करता है। अगर तो मैं कर रहा हूं 18% वाला इनवॉइस इशू, तो तभी तो लिखा हुआ है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो एंड 18% वाला इनवॉइस इशू ना करता हो, तो इसके ऊपर आरसीएम है। मतलब सिंपल क्या समझना है, नई बीसी टू बीसी 5%, नई बीसी टू बीसी 5%। अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर, और सामने रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, सामने रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इनवॉइस जो है वो 5% का इशू हो रहा है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो ही रेट है, 5% और 18%। तो उसमें कंडीशन थी ना कि 18% वाला इनवॉइस इशू ना करता हो, तो तुम ऐसे याद रख लो, नई बीसी टू बीसी 5%, कि 5% वाला इनवॉइस इशू करता हो तो 5% आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी। सिंपल, ओके। मैं तुम्हें इसमें थोड़ा वो बताता हूँ, जब मैं ईवाई में था ना, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, जैसे हमारा क्लाइंट होता था, तो उसकी हमने जैसे चेक करना है कि इसने जो जीटीए की सर्विस, इसने जो सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज ली हैं थ्रू आउट द मंथ, उसमें किसके ऊपर इसने आरसीएम पे करना है। तो हम क्या करते थे, पहले सप्लायर जीएसटीएन देखते थे, सप्लायर जीएसटीएन का जो जीएसटीएन है उसके अंदर पैन होता है ऑफकोर्स, पैन का जो 4th डिजिट होता है वो तुम्हें पता रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी है या फर्म है, सी है तो कंपनी है, एफ है तो फर्म है, इंडिविजुअल है तो पी लिखा होता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब फिर हम क्या करते थे, फिर उसमें हम फिल्टर आउट करते थे कि अगर सी लिखा हुआ है तो फिर तो बात ही खत्म, फिर आरसी में हम क्यों टैक्स करेंगे, क्योंकि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए ना सप्लायर, ठीक है। तो हम पहले देखते थे कि सी नहीं है, ठीक है, सी की जगह एफ है या पी है, तो हम बोलते थे हाँ ठीक है इसको पकड़ो। फिर हम देखते थे कि इस बंदे ने कहीं इन्वॉइस तो नहीं इशू करा हुआ 5% के अलावा या ऐसा कुछ, सिर्फ एक नॉर्मल पर्ची काट के दिए, इन्वॉइस काट के दिए, फिर हमने उसके ऊपर
5% आरसीएम में टैक्स पे करना है, क्योंकि हमारा जो ईवाई में क्लाइंट था वो ऑफकोर्स बॉडी कॉर्पोरेट था, कंपनीज ही होती हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है। ओके, रियल लाइफ एक एग्जांपल होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। अच्छा, ये वैसे मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन ये पढ़ाना रह गया था, जो मैंने बॉडी कॉर्पोरेट बताया था ना कि बड़ा बंदा है, तो यहाँ पे याद रखना, जो बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया, सॉरी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बड़ा बंदा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है और कैश हैंडल करता है, तो इसके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बड़े लोग हैं, इसलिए भाई ने एजेंट रखा है, इसलिए भाई ने आगे एजेंट रखा है कि एजेंट से काम कराऊंगा, फिर वो एजेंट जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर मैं आरसी में टैक्स पे कर दूंगा। यस यस सर, यस, ठीक है। इसमें वैसे तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं करा ही रहा हूं तो पूरा करा दूंगा। जो सप्लायर है, अब एग्जांपल लो, एक है सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, पहले पहले अपन ले लेते हैं एग्जांपल बॉडी कॉर्पोरेट की। अब बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये तो आरसीएम, मतलब सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सामने वाले के ऊपर आरसीएम आएगा ही नहीं, चाहे सामने भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, है ना भी। बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 5% के ऊपर इनवॉइस इशू कर सकती है या 18% के ऊपर। अगर वो 5% पे करती है तो उसको लिमिटेड आईटीसी मिलेगा। लिमिटेड मतलब सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आईटीसी मिलेगा। मतलब मान लो मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैंने पीछे से किसी से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस ली और आगे दे दी 5% पे, आगे दे दी 5% पे, तो मैं सिर्फ इसी का आईटीसी ले सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी का, जो मैंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस ली है। लेकिन अगर मैंने आगे दे दी 18% पे, तो मैं जितनी भी पीछे से सर्विस ले रहा हूँ, इंक्लूडिंग दिस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इंक्लूडिंग मैंने कोई मान लो लैपटॉप खरीदा, इंक्लूडिंग एसी लगवाया, इंक्लूडिंग कुछ भी करा, तो मैं उन सब का आईटीसी ले सकता हूँ। ओह ठीक है, ये एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें पता हो। ओके, और आरसीएम तो तुम्हें पता ही है 5% पे होता है, आरसीएम में अंदर 18% कोई रेट नहीं है। ओके ओके, यस। और याद रखना, ये जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है ना, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूडेड होती है कंसिडरेशन में। तो अगर तुम किसी को वही बात है ना, दे रहे हो मान लो 2000 फॉर 2 आवर्स, तुम उसको बोल रहे हो कि मैं तेरी गाड़ी रेंट पे लेके जा रहा हूँ 2 घंटे के 2000 दूंगा, तो उसमें जो तेल का खर्चा है वो भी इंक्लूडेड है, कि तेल भी तेरी तरफ से भाई इंक्लूडेड ही है। ओके ओके, हाँ ओके, एक लास्ट बची है जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो फटाफट से इसको खत्म कर दूंगा मैं। कोई सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, एक पर्सन है जो जिसके नाम पे सिक्योरिटीज़ हैं, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है उसकी सिक्योरिटीज़, उसने लेंड करी अपनी सिक्योरिटीज़, और सामने कौन है, एक बोरोवर। अगर कोई लेंड कर रहा है तो सामने एक बोरोवर भी तो होगा ना, वो बोरोवर उसकी सिक्योरिटी बोरो कर रहा है, उसकी सिक्योरिटीज़ बोरो कर रहा है थ्रू एन इंटरमीडिएरी ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी की इंटरमीडिएट के थ्रू सिक्योरिटीज बोरो कर रहा है, तो वो जो बोरोवर है वो उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, जो बोरो कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो उसके लिए कुछ कॉस्ट देगा ना। तुम्हें ये तो पता ही है, मनी और सिक्योरिटीज सर्विसेज की डेफिनेशन से और गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, तो सिक्योरिटीज के लेन देन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी बोरो कर रहा है, कोई चीज़ बोरो का मतलब यही होता है ना कि उसके बदले में तुम कुछ कॉस्ट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, रेंट दोगे, कुछ दोगे ना, तो वो जो इंटरेस्ट या रेंट या जो भी है उसके ऊपर आरसीएम है। ओके ओके, यस यस। इसी के साथ हमारा आरसीएम सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये हो गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 खत्म हो गया। अब 9 सबसेक्शन 4 भी फटाफट से बता देता हूँ मैं, ये एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। इसमें आ गया तो मेरे कल ही होगा, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ये आया था स्टार्टिंग में बहुत बड़े चेंजेस करने के लिए, लेकिन अभी ये सेक्शन इतना कुछ खास ऑपरेटिव है नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत बड़े चेंजेस करने के लिए आया था। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन क्लियरली डिफाइंड है, प्रमोटर। कोई अगर कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो जो प्रमोटर नहीं होता, उसको अगर कोई ये सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, कौन, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी प्रमोटर को सामान बेच रहा है। एक प्रमोटर है जिसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसने सामान लेना शुरू कर दिया, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले लिया उसने। अब उसमें क्या है, लिमिट है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से तुम 20% तक खरीद सकते हो विदाउट आरसीएम। मतलब एक प्रमोटर है, वो ऑफ कोर्स बाजार में सामान खरीदने गया, ठीक है, उसने 70,000 जो खर्चा करा वो तो उसने लिया रजिस्टर्ड पर्सन से, 70,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इसको मैं चलो 70,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड से ले लिया,
और उसने 30,000 ले लिया अनरजिस्टर्ड से। अब कितना वो ले सकता है विदाउट आरसीएम? 20%। तो 1 लाख में से 30,000 गया तो 30% ले लिया उसने। तो जो ऊपर वाला 10% है, यानी जो ऊपर वाला 10,000 है, उसके ऊपर आरसीएम में वो टैक्स पे करेगा। एक इकलौते पूरे ये जो तुम्हारे सिलेबस है, इकलौते उसमें सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ पे एक स्लैब डिफाइंड है कि 20,000 या बेसिकली 20% तक तो आरसीएम नहीं है, उसके ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर आरसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे आरसीएम वो 10,000 पे देगा, 30,000 पे नहीं देगा। और कैपिटल गुड्स खरीदेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से, फिर तो कोई 20% की लिमिट नहीं है, सीधा 100% आरसीएम। ठीक है, एक प्रमोटर है, उसने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से लैपटॉप खरीद लिया, कोई है ना कुछ कार खरीद ली, ऐसा कुछ खरीद लिया, कैपिटल गुड्स खरीद लिया, तो उसके ऊपर 100% आरसीएम है। ठीक है, बस यही बात है। लेट्स गो। ठीक है जी, अब बचता है तुम्हारा साहब टैक्स पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। दिस इज योर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे करना है। हाँ जी, तो सेक्शन 9(5) में क्या क्या है देखो। पहले तो उन्होंने 4 पकड़ लिया, मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूँ। तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपने हो। मैं कैब में गया अपनी बंदी के साथ घूमने, मैं उसको कहाँ पे लेके गया, तो फिर वहाँ पे जब हम गए तो फिर वहाँ पे एकदम से अर्बन कंपनी वाले आ गए कि सर हमें अंदर ना वो प्लम्बरिंग का काम करना है और हमें नल ठीक करना है, आप बाहर जाओ। तो जब हम बाहर बैठे थे, हमने क्या करा, हमने जोमेटो से खाना मंगा लिया। फिर एकदम से उसको घर से कॉल आया, तो मैंने कहा देख मैं तो नहीं छोड़ने जाऊँगा, तो वो रैपिडो लेके चली गई। नहीं, थोड़ा इसमें वो ऐड करते हैं कि फिर हमने उसके घर पे चॉकलेट भिजवा दिया रैपिडो पार्सल से। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, ज़्यादा मत वो बोलना कि आपकी कहानी बड़ी फ्लॉज हैं कहानी में। ठीक है, चुपचाप जो बोल रहा हूँ सुन लो। चलो अब जोक्स अपार्ट, थोड़ा दोबारा सुनते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मैं पहले तुम्हें बता दूँ इसमें हुआ क्या। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम्हें पता है, अमेजोन, ओयो, जोमेटो, ये वो ऑब्वियसली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं जो, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है जो सारा। इसमें उन्होंने क्या देखा कि यार कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे ना जो सप्लायर है, जो एक्चुअल सप्लायर है, वो बहुत छोटा है। कि जैसे कोई कैब चला रहा है ना, कोई छोटा सा होटल चला रहा है, कोई कारपेंटरिंग की सर्विस दे रहा है, प्लम्बरिंग की सर्विस दे रहा है अर्बन क्लैब के थ्रू, अर्बन कंपनी के थ्रू। तो ऐसे वो जो जो सप्लायर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन जिसके थ्रू दे रहे हैं वो बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने कहा, सरकार कहती है अरे पैसे नोचो भाई, पैसे नोच लो, जल्दी से नोच लो। तो उन्होंने देखा कि यार बड़ी कंपनी को पकड़ लेते हैं कि भाई बड़ी कंपनी इन चीज़ों के ऊपर ना तू टैक्स देगी, क्योंकि हम तो वो छोटे बंदों को जाके नहीं पकड़ सकते, तो बड़ी कंपनी तू टैक्स देगी इस पर। ठीक है, तो ऐसे हुए ही। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब वही तुम्हारे ओला, उबर और रैपिडो, ये सब आ गए। ठीक है, अब इसमें लेकिन ध्यान के रखो, एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से। रेडियो टैक्सी वही जिसमें जीपीएस लगा होता, नॉर्मल टैक्सी। मोटर कैब वही जिसमें 6 लोग तक बैठ सकते हैं। मैक्सी कैब जिसमें 6 से 12 लोग बैठ जाते हैं। मोटरसाइकिल तुम्हें पता ही है ना। और कोई भी ऐसा उधर कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल, बेसिकली कोई भी मोटर व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, एक्सेप्ट ओमनी बस। ओमनी बस क्या होती है, थोड़ी ऐसे जो बड़ी वाली जो बस होती है, इसमें भी एक्सेप्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रही है, कोई ओमनी बस, तो उसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इसमें बस वो तब नहीं देगा अगर जो सप्लायर है वो कंपनी है। अगर सप्लायर कंपनी है फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं करेगा। मतलब एग्जांपल देता हूँ, रेड बस के थ्रू बसेज चलती हैं, है ना। अगर मान लो मैंने बसेज चलाई, सचिन रहेजा ने अपनी एक बस चलाई, ओमनी बस, रेड बस के थ्रू, तो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, रेड बस। और अगर सचिन रहेजा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी एक बस चलवाई रेड बस के थ्रू, तो उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, सचिन रेजा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है बात, तो इतनी सी बात है कि ओमनी बस भी कवर्ड है, ओमनी बस भी कवर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर के उसके अंदर, कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, एक्सेप्ट जहां पे सप्लायर जो है वो कंपनी है। ठीक है बात, ओके। फिर आ जाते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस। बेसिकली जो 1-2 दिन के लिए रहने के लिए आते हैं ना लोग, जो 1-2 दिन 3 दिन के लिए रहने के लिए आ गए, तो उसके लिए वो जो ऑनलाइन कुछ भी बुकिंग करते हो, तुम ओयो से करते हो, इग्जिगो से करते हो, और भी जो भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उनमें से तुम कोई होटल या इन बुक करते हो ऑफकोर्स रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, तो वहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स पे करेगा जिसके थ्रू तुमने बुकिंग करी। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट अगर जो सप्लायर है
वो जो होटल है, वो जो छुटकू सा होटल है जहाँ पे तुम ओयो में जा रहे हो, वो इतना बड़ा है अपने आप में, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इतनी बड़ी है कि वो रजिस्ट्रेशन के लायबल है, कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है अंडर सेक्शन 22, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अगर ऐसा है देन देन वो होटल खुद टैक्स पे करेगा अपना, है ना। जैसे मान लो एक ओयो के अंदर, एक तो चलो नॉर्मल होटल रजिस्टर्ड है, एक तो वैसे भी ये कच्चे में सेल करते रहते हैं, बट वैसे भी लेट से ओयो के अंदर एक होटल रजिस्टर्ड है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 12 लाख, उसके ऊपर आरसीएम, उसके ऊपर सॉरी आरसीएम नहीं, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और अगर उसकी टर्नओवर है 50 लाख तो वो होटल खुद टैक्स पे करेगा। ओके, सेम गोज फॉर हाउस कीपिंग सर्विसेज सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, ऐसे वाले जो काम होते हैं, प्लम्बिंग वाला काम, कारपेंटरिंग वाला काम, इसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, अर्बन कंपनी, एक्सेप्ट जहां पे जो सप्लायर है वो खुद ही इतना बड़ा है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। ठीक है, देखो हर एक जो तुम आगे पढ़ोगे, पहले सारे पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग यूनिट, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर क्या है, अगर तुम जोमेटो से जैसे खाना बुक करते हो तो रेस्टोरेंट सर्विस, तो उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होते हैं, वो होते हैं ना घर की रसोई खोल के बैठे, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी सप्लाई कर रहे हैं, कोई छोटा रेस्टोरेंट भी सप्लाई कर रहे हैं, वो सारे सप्लाई कर रहे हैं जोमेटो के थ्रू, तो इस पर जोमेटो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर वो जो रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट से जोमेटो वाला खाना लेने जा रहा है ना, वो रेस्टोरेंट ऐसी प्रेमिसेस के अंदर बना हुआ है जिसमें रहने का, बेसिकली होता नहीं होटल भी होता है जिसमें खाना भी मिलता है, वो वाला, तो वो जो होटल है उसके एक कमरे का रेंट, किसी भी एक कमरे का रेंट 7500 पर डे पर रूम से ज्यादा है। सर आप ऐसे किसी होटल में गए हो क्या, क्या बात कर रहे हो? क्या है ये? पार्क प्लाजा होटल है लुधियाना में, इसको बड़ा नहीं कर सकते क्या, ऐसे होगा। पार्क प्लाजा होटल है लुधियाना में, तो यहाँ पे जब मैं खाना खाने गया था, इनका जीएसटी नंबर भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब मैं खाना खाने गया था तो यहाँ पे इन्होंने हमें, 4 लोग थे हम ऑब्वियसली फैमिली के, और हमारा डिनर बुफे बना था और उस पर 50% डिस्काउंट भी मिला था जोमेटो डाइन आउट से। लेकिन जोमेटो डाइन आउट के बाद जो डिस्काउंट लगने के बाद जो हमें जीएसटी लगा, ऑल दो मेरे को यहाँ पे उसी दिन चुप गया था कि ये जानबूझ के ना सीजीटी और एसजीटी लिखा हुआ है, समझ रहे हो, बट मैंने इग्नोर कर दिया था। इसके ऊपर जो 18% जीएसटी लगा, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, सॉरी मैं बता ही रहा था कि इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा। एक्चुअली 7500 से ऊपर वाले रूम्स के ऊपर ना, जिनके पास 7500 से ऊपर रूम होता है, उनका ऊपर जीएसटी का रेट ही 18% है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, फिलहाल इसकी इतनी रेलेवेंस थी नहीं वैसे। ओके, एनीवे मैंने चलो ये बता दिया कि सिंपल सी बात ये है, जिसका रहने का किराया 7500 से ज़्यादा होता है वहाँ पे वो खुद टैक्स पे कर रहा है। मतलब मैं ये दिखाना चाहता था कि जब पार्क प्लाजा ने हमें बिल इशू करा तो उसने खुद जीएसटी चार्ज करा, क्योंकि पार्क प्लाजा में जो रहने वाला कमरे हैं, जो उसमें कुछ कमरे ऐसे भी हैं लग्जरी कमरे जिसके एक दिन के रहने का किराया 7500 से ज़्यादा है। मैं तुम्हें और एग्जांपल दूं तो जैसे तुम द ताज में रहने जाते हो, हयात रेजेंसी में रहने जाते हो, ऐसी जगहों पे जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पे रहने जाते हो, तो वहाँ पे जो खाना भी रेस्टोरेंट सर्विसेज देती है, वहाँ पे वो जो ताज वाले हैं और जो हयात एजेंसी वाले हैं वो खुद टैक्स पे करेंगे, रेदर देन अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो। मतलब चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी बेच रहे हैं तो भी वो खुद ही टैक्स पे करेंगे। सिंपल, ओके। फिर आती है भाई साहब तुम्हारी अमेंडमेंट, ये है तुम्हारी अमेंडमेंट जो तुम्हारे सिलेबस के लिए अमेंडमेंट है, डेट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। तो इन्होंने पहले देखा कि चलो ठीक है, बाकी सब लोग तो हमने कवर कर लिए, इनको जाता देखा, देखो होता क्या है यार, गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे चूसने जहाँ जहाँ से उनको पैसे मिल सके। उन्होंने पहले जाता देखा जोमेटो वाला, उन्होंने बोला पकड़ लो। उन्होंने जाता देखा, गरीब लोग को देखते हैं भाई, और गरीब लोगों के पीछे जो बड़ी कंपनी उनको पकड़ने की कोशिश रहती है इनकी। जोमेटो वाला जाया, जोमेटो वाले को पकड़ लिया। कैब जा रही थी एक ओला से बुक्ड, ओला वाले को पकड़ लिया। एक अर्बन कंपनी वाला जा रहा था किसी के घर पे प्लम्बिंग का काम करने, अर्बन कंपनी को पकड़ लिया। और क्या क्या पकड़ा, एक कपल जा रहे थे ओयो में ठीक है उन्होंने कहा कि देखो लॉफुली तो हम कपल को नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने ओयो को पकड़ लिया। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा एक जाता हुआ पार्सल ब्लू डार्ट से जा रहा था, शिप रॉकेट से जा रहा था, रैपिडो पार्सल से जा रहा था, इन चीज़ों से जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बड़ी कंपनी को पकड़ लो पीछे से, तो इन्होंने वो भी पकड़ लिया। और अगर तुम नोटिस करो, ये जो 3 है कौन से, ओयो, अर्बन कंपनी और जो शिप रॉकेट, बेसिकली रैपिडो पार्सल, कुछ भी बोलो, इन तीनों के केस में
कॉमन एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो जो सप्लायर है वो खुद लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो वो खुद टैक्स पे करेगा, अदरवाइज अगर वो छोटा बंदा है, छोटा इंसान है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। ठीक है बात? ओके, यही तुम्हारी बस अमेंडमेंट थी, यही तुम्हारी अमेंडमेंट थी। ठीक है बात? ओके या सर इसमें एक चीज़ बताओ, इसमें देखो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है तो वो खुद ही टैक्स पे कर देगा, लेकिन अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भी बेसिकली उसको रिप्रेजेंटेटिव अपना रख के स्पेशल अपना टैक्स पे करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ठीक है, तो या तो वो खुद देगा नहीं तो अपना रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। ओके ओके ठीक है जी। अब इसके बाद ये चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन में एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो ये है वो जो तुम्हें HSN कोड सिखाती है। HSN कोड, HSN कोड इज़ फॉर गुड्स, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड इज़ फॉर सर्विसेज। होता क्या है, अगर मान लो 8 डिजिट का HSN कोड है, फॉर एग्जाम्पल इज योर 9966, दिस इज योर रेंटा कैब का HSN, या तुम वैसे लगा लो 9964 इज एन सर्विस अकाउंटिंग कोड, जिसमें चैप्टर कौन सा है 99 और उसमें सेक्शन कौन सा 64। तो इसमें तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज कवर होती हैं। तो इस बेसिकली क्या है मेरा मतलब कि एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर रखा हुआ है HSN जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या करा हुआ है सारी सर्विसेज को और सारी गुड्स को जिसके ऊपर GST लगता है उनको इसके अंडर रखा हुआ है। कि एक पर्टिकुलर गुड जो है, अगर मैं मान लूँ बोलूँ कि ये बॉटल है, इसका भी एक HSN है अलग से, अगर ये मोबाइल है मेरा तो उसका भी एक HSN है अलग से, अगर मेरे पास सेंटर फ्रेश का डब्बा पड़ा है सेंटर फ्रेश का डब्बा पड़ा है तो इसके ऊपर भी अलग HSN है। तो हर एक प्रोडक्ट का उन्होंने एक HSN डिफाइन कर दिया, ताकि ऑफ कोर्स फिर उसका रेट भी डिफाइन कर दिया कि इसके ऊपर ये लगता है। ये नॉलेज के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए कुछ खास काम नहीं आएगा। और ये वाली चीज़ कवर्ड है कि ये तुम्हें ये तो पता है कि देखो कि GST लगता है, लेकिन GST किस पे लगता है? देखो GST लगता है टेरिटरी ऑफ इंडिया पे। टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? एक तो तुम्हारा इंडिया का जो नक्शा तुम्हें पता है, बेस लाइन जो तुम्हें पता है, पूरा इंडिया का नक्शा, बेस लाइन जो तुम्हारी मतलब पूरा जो तुम्हें मैप पता है इंडिया का, सिंपल ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है ठीक है, जो मैप पता तुम्हें इंडिया का वो वाला पूरा आ गया। उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक तुम्हारे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का पार्ट है। कंटिगस जोन है उसके आगे, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स और आगे। नॉटिकल माइल्स कितना होता है? किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, किलो माइल से थोड़ा ज़्यादा होता है इतना, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता, किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, तुम्हारे 12 नॉटिकल माइल से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी तुम्हारे टेरिटोरियल इंडिया का पार्ट है, मतलब वो भी इंडिया का पार्ट है। तो इसके अंदर वो होता है ना जो पेट्रोल वगैरह की माइनिंग होती है, रिफाइनरी होती है, वो सब चीज़ें। ठीक है बात? और तुम्हारी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज ये सब आती हैं। एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट है? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा चार्ज ऑफ GST का सेक्शन खत्म। ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं कुछ देख रहा हूँ कि गलती से कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है ठीक है जी, लेट्स गो लेट्स गो। तो इसी के साथ होता है तुम्हारा RCM का चैप्टर खत्म। आई होप दिस हेल्प्ड, आई होप तुम्हारे नंबर एकदम बढ़िया हैं ये वाली रिवीजन वीडियो लगा के, और तुम्हें एग्जाम तक 2 बार देखना है इसको कम से कम। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।